नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई कहानी में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है जिस्म का धंधा। दोस्तों, मेरा दिल किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। मैं जानती थी जो मैं करने जा रही हूँ वह बहुत गलत है, मगर पैसों की मजबूरी ने मुझे इस काम पर मजबूर कर दिया था। दिल कर रहा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन मैं अब मजबूर हो गई थी। वह मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे इस इलाके के सबसे बड़े होटल में ले आया था। मैं जानती थी कि जो कदम मैं आज उठाने वाली हूँ, उसके बाद मेरे घर में मेरी भी कोई इज्जत नहीं रहेगी। सब लोग मुझे तिरस्कार भरी नजरों से देखेंगे। मेरा भाई, जो मुझे इतना चाहता है, वह मुझसे नफरत करना शुरू कर देगा। आखिरकार यह काम ही कुछ ऐसा था। मेरा भाई एक गैरतमंद इंसान था, लेकिन पैसों की वजह से मजबूर था। मेरी बहनें जो काम कर रही थी, कई बार उन्हें रोकने की मैंने कोशिश की थी, लेकिन वे दोनों ही बहुत आगे जा चुकी थी। एकमात्र मैं ही इस घर में ऐसी थी जो इस गलत काम से दूर थी और अपनी बहनों को भी इससे दूर रहने की सलाह देती थी। मेरे दिल में भगवान का खौफ था। यह जमाना क्या क्या बातें बनाएगी, इस बात की परवाह थी। लेकिन जैसे जैसे पैसों की तंगी हुई, मेरा दिल बेईमान होने लगा था। मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए, मुझे अपने लिए कुछ न कुछ करना होगा। मुझे किसी चीज का डर या खौफ नहीं था, बस मुझे अपने भाई की चिंता हो रही थी। अगर उसे पता चलता कि मैंने भी इस काम को अपने लिए चुन लिया है, तो वह मुझसे नाराज हो जाता। वह भी मेरे साथ वैसा ही सुलूक करता जैसा वह मेरी दो और बहनों के साथ करता था। मैं भी इन्हीं सोचों में मग्न थी कि अचानक ही उस लड़के ने मेरे कंधे को दबाया था। मेरा ध्यान टूट गया था। मैं उस लड़के के साथ होटल के इस शानदार कमरे में दाखिल हो चुकी थी। वह कमरा बेहद खूबसूरत था। बड़ा कमरा, डबल बेड और उस पर बिछी हुई चादर बेहद खूबसूरत थी। फर्श पर नरम मुलायम कालीन बिछा हुआ था। उस लड़के ने एक रात बिताने के लिए बहुत ही अच्छी जगह का चुनाव किया था। मुझे उसकी पसंद अच्छी लगी थी। बेशक जो लोग अमीर घरानों से ताल्लुक रखते हैं, अपनी जिंदगी को इस तरह ही एंजॉय करके जीना पसंद करते हैं। मेरी हालत ऐसी थी जैसे काटो तो बदन में खून नहीं। एक पल के लिए मेरा दिल किया कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन अगर मैं अपने कदम पीछे लेती तो सारी चीजें बर्बाद हो जाती। मेरा कुछ नहीं होता। मैं अब बुरी तरह फंस चुकी थी। यह कमरा देखने वालों को अपनी ओर तुरंत ही आकर्षित करता था। कमरे को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सजाया गया था। वह लड़का जो बहुत ही अमीर घर आने से संबंध रखता था, मेरी खूबसूरती पर फिदा हो गया था और मुझे एक रात के लिए इस होटल में लेकर आया था। उसने एक रात के लिए मुझे काफी मोटी रकम देने का वादा किया था और मैं इस लालच में आ गई थी। कमरे में आते ही उस लड़के पर जुनून सवार हो गया था और वह अपना जुनून मेरे ऊपर उतरने लगा। मैं अभी कुछ कहती, उससे पहले ही वह आदमी अपनी सीमा पार करना शुरू कर चुका था। उसके हाथ बेबाक अंदाज में मेरे शरीर पर रेंग रहे थे। मुझे लगा था कि वह मुझे कमरे में ले जाकर बिठाएगा, मुझसे थोड़ी देर बातचीत करेगा, फिर वह अपना मतलब पूरा करेगा। लेकिन उसने तो जाते ही अपना मतलब पूरा करना शुरू कर दिया था। मेरा दिल किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। हथेलियों में पसीना आ गया था, आंखों में नमी चमकने लगी थी। किसी मर्द की संगत में जाना मेरे लिए पहली बार था। मैंने आज तक कभी किसी मर्द को यह इजाजत नहीं दी थी कि वह मेरा हाथ भी पकड़ सके, लेकिन आज यह अनजान मर्द मेरे पूरे अस्तित्व पर कब्जा कर चुका था। उससे दूर जाना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे चंद ही पलों में बेबस कर दिया था। मैं उसे रोक भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं इस बात के लिए उससे पैसे लिए थे। दर्द के मारे कभी कभी मेरी हल्की सी चीख निकलने लगती तो वह मेरा मुंह बंद कर देता था। वह पूरी तरह मेरे ऊपर हावी हो चुका था। अपने आप को पूरी तरह संतुष्ट करने के बाद वह मेरे पास से हटा था और काम हो जाने के बाद मुझे आज अपने किए पर अफसोस हो रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने आप को मार डालूं। मैंने क्या कर दिया था? मेरे बाल बिखरे हुए थे, जगह जगह उसकी जुनून के निशान स्पष्ट थे। बिस्तर की बिखरी हुई सिलवटें यह बताने के लिए काफी थी कि अभी कुछ देर पहले यहाँ पर क्या काम अंजाम दिया गया है।
मेरा दिमाग अब काम करना शुरू कर चुका था। पैसों की लालच में मुझे यह कदम नहीं उठाना चाहिए था। यही सोचते सोचते मेरी जान निकलने के कगार पर आ गई थी। अगर समाज में किसी को मेरे इस गलत हरकत के बारे में पता चला तो मेरी कितनी बदनामी होगी। मैं बदनाम ज़माने परिवार से ताल्लुक रखती थी, लेकिन इसके बावजूद मैंने हमेशा अपनी इज्जत को सुरक्षित रखा था। कई बार लड़के मेरी तरफ कदम बढ़ाते थे, लेकिन मैं उन्हें मुंहतोड़ जवाब देकर चली जाती थी। लेकिन अब पैसों की लालच ने मुझे एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा कर दिया था कि मैंने अपने हाथों से ही अपनी इज्जत गंवा दी थी। हालांकि मुझे हर समाज के नियम कानून मालूम थे। इज्जत पर अगर एक बार आंच आ जाए तो उसमें दरार पड़ जाती है, फिर कभी लौटकर वह इज्जत वापस नहीं आ सकती। मुझे यह सब बातें मालूम थी, इसके बावजूद भी मेरी आंखों पर लालच की पट्टी गई थी। मेरी वह रात बहुत ही दर्दनाक थी। पल पल मैं गिल्ट का शिकार होती जा रही थी। उस व्यक्ति ने मुझे चंद ही पलों में निढाल करके रख दिया था। वह इंसान नहीं बल्कि जानवर था। उसने मेरे साथ जबरदस्ती की थी और साथ में मुझे अपने जुनून का भी शिकार बनाया था। अपना काम खत्म करने के बाद उस लड़के ने मुझे अपने बेड से नीचे उतार दिया था। कहने लगा, जाओ सोफे पर जाकर सो जाओ। और वो पूरे बेड पर फैल कर सो गया था। नाजायज रिश्तों की इतनी ही अहमियत होती है जितनी आज मेरी इस कमरे में अहमियत थी। जब तक इसका मतलब पूरा नहीं हुआ था, उसने मुझे अपनी बाहों में दबोचा हुआ था, और जैसे ही इसका मतलब पूरा हो गया था, उसने मुझे अपने बेड पर भी जगह नहीं दी थी। कमरे में पड़े मैं एक छोटे से सोफे पर जाकर लेट गई थी। जो कुछ हो चुका था पल पल मुझे मारने के लिए काफी था, लेकिन इसमें किसी का कोई दोष नहीं था। जो कुछ भी हुआ था मेरी मर्जी से हुआ था। मेरे लालच ने मुझे यह गलत काम करवाया था। मैं जब ज्यादा ही बेचैन हुई तो खुद को समझ लिया कि जो कुछ मैंने किया है वह कोई नया काम नहीं है। मेरी बहनें वे तो यही काम करती है, मैंने कर लिया तो कौन सा आसमान टूट गया। समझाते समझाते मैंने आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगी। जब मैं सुबह होटल के कमरे से निकलकर अपने घर की तरफ बढ़ी तो मेरे शरीर का हर एक अंग दर्द के मारे दुख रहा था। मुझे आज पहली बार अपनी बहनों की तकलीफ महसूस हुई थी। अक्सर जब वह कहीं रात बिताने जाती थी तो अक्सर दिन के समय तकलीफ से करा रही होती थी। मुझे चलने में भी कठिनाई हो रही थी। मेरे गले और सीने पर मौजूद निशान इस बात की गवाही दे रहे थे कि वह आदमी इंसान नहीं बल्कि जानवर था। मैं घर आकर अपने किए पर बहुत उदास हो गई थी। घंटों अपने कमरे में बैठकर रोती रही। दोपहर के समय मेरी बहन जब किसी और मर्द को खुश करके आई तो मुझे देखकर हैरान रह गई। वह मेरी तरफ गंभीर नजरों से देखते हुए मुस्कुराई और बोली, मुझे विश्वास नहीं आता पूजा भी ऐसा काम कर सकती है। तुम तो बड़ी धार्मिक इज्जतदार बनती थी, आज क्या हो गया तुम्हें? जबकि उसकी बात मुझे जमीन में गाड़ने के लिए काफी थी। यह सच था कि जो मैंने किया था मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। कहते हैं ना, भगवान गलती को माफ कर देता है, लेकिन पाप की सजा इंसान के लिए दुनिया और आखिरत दोनों में दी गई है। और मुझे नहीं पता था कि मैं कितना बड़ा पाप कर चुकी हूँ और आगे की जिंदगी मेरे लिए कितनी कठिन होने वाली है, जिसमें न तो मेरा भाई होगा जो हमेशा मेरा रक्षक बना मेरे सामने खड़ा रहता था, और न ही मेरी बहनें होंगी जो मुझे हमेशा इस काम के लिए उकसाया करती थी। लेकिन मैं मना कर देती और उन्हें भी यह काम करने के लिए मना करती थी। मैंने उठकर बैठने की कोशिश की तो मेरा पूरा शरीर दर्द के मारे तड़प उठा था। मुझसे उठा नहीं गया और मैं दोबारा लेट गई। वह व्यक्ति बहुत ही मजबूत कदकाठी का आदमी था। उसका स्टेमिना बहुत अच्छा था। उसने मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था। कई बार मैंने उससे दया की गुहार लगाई थी, उसके सामने हाथ जोड़े थे कि बस अब मैं जाना चाहती हूँ। मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। तुम मजबूत शरीर के मालिक हो और मुझ जैसी नाजुक लड़की तुम्हें सहन नहीं कर सकती। लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी, और आखिर वह मेरी बात सुनता भी क्यों? मैं उसकी खरीदी हुई दासी थी। जो उसने कहा था उसे मानना मेरे लिए अनिवार्य था।
और जब मैं यह सब काम करके घर लौटी थी तो मेरी बहन मुझे अजीब सी नजरों से देख रही थी। पहले मेरी दोनों बहनें मुझे चढ़ाती थी कि वह दोनों अपने आप को बेचकर पैसा कमाती थी, लेकिन मैं उनके जैसा यह गंदा काम नहीं करती थी। लेकिन आज मैं भी उनके जैसी हो गई थी और इसी बात पर मेरी बहन खुश हो रही थी। यह बिल्कुल सच था कि जब मेरी माँ पिता के मौत के बाद हमें छोड़कर अपने दूसरे पति के पास चली गई थी, तब से हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। पिता का निधन बहुत सालों पहले हो गया था, जब हम बहुत छोटे थे। मेरी माँ जब शादी करके अपने दूसरे पति के पास जा रही थी तो हम भाई बहन उनके पैरों से लिपट गए थे। हमने कहा, माँ, हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे, हमारे साथ ऐसा अन्याय न करो। लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और हमें 3 बहनों और 1 भाई को छोड़कर अपने पति के पास चली गई। उन्होंने हमें यही दिलासा दिया था कि मैं वहाँ जाकर तुम लोगों को भी अपने पास बुला लूंगी, लेकिन हकीकत कुछ और थी। उन्होंने वहाँ जाने के बाद हमसे कोई संपर्क नहीं रखा। हम तीनों बहनें बड़ी थी और भाई छोटा था। मेरी बहनें जैसे जैसे बड़ी होती गईं, वे पाप की दलदल में धंसती चली गईं और इस दलदल में फंसाने वाली हमारी बड़ी बहन थी। वह एक लड़के को पसंद करती थी और उसी लड़के ने उसे इस काम पर लगा दिया था। इसके बाद उसने आरती को भी इसी काम में लगा दिया था। भाई छोटा था जब बड़ी बहन इस दलदल में फंसी थी। उस समय भाई को इतनी समझ नहीं थी और जब आरती इस दलदल में उतरी तभी भाई इतना समझदार नहीं था। लेकिन जैसे जैसे भाई बड़ा होता गया उसे इन चीजों की समझ होने लगी थी। उसने दोनों बड़ी बहनों को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन दोनों बहनें बहुत आगे तक निकल चुकी थी। उनका वापस पलटना अब नामुमकिन था और अब जब मुझे पैसों की जरूरत पड़ी और मैंने अपने भाई से उन पैसों की मांग की तो उसने मुझे साफ कह दिया कि अभी उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। मुझे पता था मेरे भाई के पास पैसे होना नामुमकिन है, क्योंकि वह एक छोटे से स्टोर पर सेल्स बॉय का काम करता था। उसकी तनख्वाह मुश्किल से इतनी होती थी कि वह अपना गुजारा कर पाता था। वह अपना खाना और मेरा खाना अलग रखता था। उसका कहना था कि उसने हराम की कमाई का एक पैसा भी नहीं खाना है। मेरे दोनों बड़ी बहनें अपना खाना अलग बनाती थी। बहुत जल्द मेरा भाई मुझे लेकर अलग होने वाला था। मेरी दोनों बड़ी बहनों से रिश्ता तोड़ने वाला था, लेकिन उससे पहले ही मैं भी इस दलदल में उतर चुकी थी। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, लेकिन लालच ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया था। दरअसल मुझे दुबई जाना था। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था कि मैं दुबई जाकर नौकरी करूं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपने संसाधनों से दुबई चली जाती या फिर कोई भी नौकरी करके वहां जाती। लेकिन यह सब कुछ संभव नहीं था और मैंने इस चीज को संभव बनाना था, और इसे संभव बनाने के लिए मुझे केवल और केवल गलत रास्ता ही नजर आया था। उस आदमी ने मुझे एक रात के लिए बहुत पैसे दिए थे। मेरी बहन मेरा मजाक उड़ाकर जा चुकी थी, जबकि मैं घंटों बैठकर रोती रही थी। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं थे कि मैं दुबई चली जाती। मुझे 2-4 मर्दों के साथ और रातें रंगीन करनी थी। उसके बाद ही मेरा कुछ बंदोबस्त बन सकता था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि यह हरकत मुझे किस पाप के दलदल में धकेलती जा रही है। कुछ दिनों बाद मैंने अपनी बहन से बात करना शुरू कर दिया कि मैं भी इस काम में आगे बढ़ना चाहती हूँ। तुम मेरे लिए भी ग्राहक ढूंढ कर लाओ। जबकि मेरी बड़ी बहन यह सुनकर बहुत खुश हुई थी और उसने मुझे यही कहा था कि तुम देर से ही सही, लेकिन जल्दी समझ गई कि हम सबकी क्या औकात है। जिनके माँ बाप उन्हें लावारिस छोड़ देते हैं, उनके साथ ऐसा ही होता है। समय का काम है गुजर जाना। मेरी बड़ी बहन ने मेरे लिए ग्राहकों की लाइन लगा दी थी, क्योंकि भगवान ने मुझे प्राकृतिक सुंदरता से मालामाल रखा था। कभी एक रात रंगीन करती तो कभी किसी के साथ दिन भी गुजार लेती। मेरी जिंदगी अब खराब होने लगी थी। हवस की आग मुझ में इतनी बढ़ गई थी कि मैंने अच्छे और बुरे को छोड़कर पाप के काम में खुद को आगे कर लिया था। अब मेरा इरादा दुबई जाने का नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान में ही रहकर मैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे नसीब में दुबई जाना लिखा है, और वहां जाने के बाद जो तकलीफ मुझे सहनी है उससे मैं अनजान थी। एक रात मेरी बहन मेरे पास आई और कहने लगी,
तुझे दुबई जाने का बहुत शौक है ना? उसके लहजे में आज एक अलग सी मिठास थी। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने यांत्रिक अंदाज में सिर हिला दिया। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी, मैंने तेरे लिए दुबई जाने का बंदोबस्त कर दिया है, लेकिन आज जहाँ मैं तुझे भेज रही हूँ उस आदमी को तुझे बहुत खुश करना होगा। और एक बात, वह तेरी वीडियो भी बनाएगा ताकि वह दुबई के शेख को भेज सके और वह तुझे वहाँ बुला ले। अगर तूने अपनी कारीगरी अच्छी दिखाई तो तू जल्द वहाँ पहुँच जाएगी। मेरी आंखें एकदम चमक उठी। मेरे बचपन का सपना आज पूरा होने वाला था। मैं फौरन ही पार्लर की ओर दौड़ गई और वहां जाकर मैंने अच्छा सा ट्रीटमेंट लिया और खुद को सजाकर उस जगह पहुंच गई जहां मेरी बहन ने जाने के लिए कहा था। वह घर नहीं बल्कि बंगला था। इस जगह को देखकर मेरी आंखें ही चौंधिया गई थी। मैंने आज से पहले इतनी खूबसूरत जगह कहीं नहीं देखी थी। मैंने बहुत बड़े बड़े होटलों में गई थी, लोगों के फ्लैट्स में गई थी, लेकिन मैं कभी किसी बंगले में नहीं गई थी। और आज यहाँ आकर तो मुझे अपनी किस्मत चमकती हुई नजर आ रही थी। मैं अभी लॉन्ज में ही पहुंची थी कि एक आदमी मेरे पास आया और मेरा नाम आदि पूछने लगा। मैंने फौरन ही उसे अपनी सारी जानकारी उसे दे दी। वह मुझे वहीं ठहरने को कहकर ऊपर चला गया। थोड़ी देर ही बीती थी कि वह आदमी फिर आया और मुझे ऊपर जाने का इशारा किया। एकदम ही मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। न जाने मुझे ऊपर जाना खतरनाक लग रहा था, लेकिन अगर मैं इतनी दूर आकर लौट जाती तो यह मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी होती। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती थी जो मेरे लिए बाद में पछतावे का कारण बने। मैं कदम कदम चलती हुई ऊपर आ गई। बाएं हाथ पर मौजूद वह आखिरी कमरा मेरी जिंदगी का कुल अस्तित्व था, मेरे उज्जवल भविष्य का चमकता हुआ सितारा। मैंने खुद को एक बार फिर शीशे में देखकर ठीक किया और उस कमरे में प्रवेश कर गई। मेरे सोचने के बिल्कुल ठीक अनुसार सामने एक शेख बैठा था जो मेरा इंतजार कर रहा था। उसके सामने शराब की बोतल भी रखी हुई थी, जिससे वह हर थोड़ी देर बाद लुत्फ उठा रहा था। मेरे कमरे में आते ही उसने मुझे बैठ जाने का हुक्म दिया। जिंदगी में आज पहली बार मुझे बहुत ज्यादा घबराहट महसूस हो रही थी। मैं चुपचाप उस आदमी के सामने बैठ गई, जबकि वह मुझे इस तरह से घूर रहा था जैसे उसकी आंखें एक्सरे मशीन हो। वह मुझसे अब बातें करने लगा कि मुझे क्या क्या पसंद है। उसकी बातें करने का अंदाज बिल्कुल ऐसा था जैसे मैं उसकी प्रेमिका हूँ और वह मेरा दीवाना। लेकिन मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस चुपचाप उसे अपनी पसंद के बारे में बताने लगी। अचानक ही उसने मुझे अपनी ओर आने का इशारा किया, तो मैं समझ गई थी कि अब उसे मेरी जरूरत हो रही है। इसीलिए मैंने अपना पर्स एक तरफ रखा और दुपट्टा भी अपने शरीर से अलग करके उसके पास पहुंच गई। उसने मुझे अपने पास ही बैठा लिया और धीरे धीरे वह शराब का गिलास उठाकर मेरे भी गले में डालने लगा। शायद वह मुझे बेहोश कर देना चाहता था ताकि जब वह मेरी वीडियो बनाए तब मैं बिल्कुल भी होश में न रहूं। और ऐसा ही हुआ। जब उसने मुझे पूरी तरह से बेहोश कर दिया तो वह मेरे साथ गलत काम करने लगा। मैं इस बेहोशी में इस कदर भावनाओं में बह गई थी कि मैंने हर हद पार कर दी। वह मुझे गलत बातें बोल रहा था, गंदी गालियां निकाल रहा था, मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, लेकिन मुझे यह सब लुत्फ का सामान लग रहा था। और देखते ही देखते उसने मेरी नाजुक पलों की वीडियो बना ली और आगे दुबई में मौजूद उस बड़े शेख को भेज दी। अगली सुबह मैं उसकी बाहों में ही सो रही थी। उसने मुझे बहुत प्यारे अंदाज में उठाया और घर जाने का हुक्म दिया, जबकि मैं भी उसके माथे पर एक प्यार भरा चुंबन देकर अपने घर आ गई। मैंने तो समझा था कि बस मेरा काम हो गया है। उसने मुझे जाते वक्त बहुत सारे पैसे भी दिए थे, जिससे मैं बस यही जानती थी कि मेरा गुजारा इन्हीं में होगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ जो होने वाला है वह बहुत बुरा होने वाला है, जिसके बाद मैं जिंदा रहने के काबिल भी नहीं रहूंगी। वक्त का काम है गुजर जाना, और वह गुजरता चला गया था। लगभग एक हफ्ते बाद उस शेख का फोन मेरी बहन के पास आया और उसने मेरे जाने का पूरा बंदोबस्त कर दिया था। मेरी एक हफ्ते बाद की फ्लाइट थी। यह सुनकर तो मेरे पैर ही जमीन पर नहीं टिक रहे थे।
मेरी बहनों ने मुझे गले लगाकर बधाई दी थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे लोग मुझे गले लगाकर आज मुझे अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जुदा करने वाली हैं। मेरे भाई ने बहुत ज्यादा हंगामा मचाया था कि मैं नहीं जाऊंगी, उसकी इज्जत खराब हो जाएगी, लोग सैकड़ों तरह की बातें बनाएंगे, जबकि मैं उसकी इस बात पर हंसी थी और उसके मुंह पर कहा था, जब भाई अपनी बहनों की इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते तो फिर उन्हें बोलने का कोई हक नहीं है। जबकि वह मुझे हैरान आंखों से देख रहा था, क्योंकि यही वह भाई था जिसके लिए मैं पागल रहती थी। मुझे जिंदगी में अगर किसी से सबसे ज्यादा मोहब्बत थी तो वह मेरा भाई था, लेकिन जब मेरे हाथ में पैसा आया और यह काम करने में मजा आया तो मुझे सबसे नफरत हो गई थी। अगर मोहब्बत थी तो सिर्फ अपने पैसे से ही थी। मेरे वहाँ जाने के इंतजाम एक हफ्ते में पूरे हो गए थे और मैं अगले हफ्ते दुबई पहुँच गई थी। वहाँ पर मुझे लेने के लिए 2 शेख आए थे। उन्होंने आते ही मुझे गले से लगाया था। यह मेरे लिए काफी नाकाबिले बर्दाश्त था, क्योंकि मुझे लगा था कि वे दोनों शेख नौकर हैं और मैंने फौरन ही उन्हें अपने से दूर झटक दिया था, जबकि वे दोनों हैरत से मुझे देख रहे थे। लेकिन उस समय उन्होंने चुप रहने में ही भलाई समझी थी। मुझे गाड़ी में बैठा दिया गया था। मैंने उन लोगों से पूछना चाहा था कि आप लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, लेकिन मेरे इस अंदाज पर शायद वे लोग मुझसे खफा हो गए थे और इसके बाद उनमें से किसी एक ने भी मुझसे कोई बात नहीं की थी, जबकि मैंने भी अपने कंधे उचका दिए थे। मुझे नहीं पता था कि मेरी लापरवाही ही मेरे गले का फंदा बनने वाली है। थोड़ी दूरी के बाद मुझे एक फ्लैट में लाया गया था। यह फ्लैट 2 कमरों का था। वे लोग मुझे यहाँ छोड़कर चले गए थे कि आप रात के 9 बजे तक तैयार रहना, हम आपको लेने के लिए आ जाएंगे। उन दोनों आदमियों का लहजा काफी अडिग था। मैंने एक नजर उन्हें देखा और घबराकर उस फ्लैट में दाखिल हो गई थी। यह मेरे लिए बिल्कुल अजनबी देश था। मैं यहाँ के किसी भी तौर तरीके से जानकार नहीं थी कि यहाँ लोग किस अंदाज में जिंदगी गुजारते हैं। मैं इतना तो जानती थी कि दुबई एक ऐसा देश है जहाँ लोग अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकते हैं और अपनी मर्जी का खा पिया सकते हैं। यहाँ पर कोई भी रोकने टोकने वाला मौजूद नहीं है और न ही आसपास के लोग आप पर बातें बनाएंगे। मैं इन सब चीजों की वजह से बहुत सुकून महसूस कर रही थी, क्योंकि जिस मोहल्ले में हम लोग रह रहे थे वहाँ रहना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था। हर कोई हम पर ही उंगली उठाता रहता था। मैं घर से बाहर चेहरे पर नकाब पहनकर निकलती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर हमें किसी ने बिना नकाब के देख लिया और अंदर मौजूद हमारे ड्रेसिंग को देख लिया तो फौरन ही हम पर बातें बनाना शुरू कर देंगे। वक्त पर लगाकर उड़ चुका था। वह 2 कमरों का फ्लैट मेरे लिए काफी था। उसमें बहुत सी विशेषताएं मौजूद थी, जिससे मैं बहुत फायदा उठा रही थी। 9 बजने से पहले ही मैंने खुद को बहुत अच्छे तरीके से संवार लिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि आज की रात ही मेरे भविष्य को रोशन कर देगी और मैं हर उस कीमत पर अपने भविष्य को चमकाना चाहती थी जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। मैंने खुद को बहुत ही बेहुदा कपड़ों में कैद कर लिया था। चेहरे पर इतना मेकअप लगाया था कि कोई भी व्यक्ति मुझे देखता तो अपने होश खो बैठता। मैंने बाल इस तरह से काटे थे कि जिसकी कोई हद नहीं थी। थोड़ी देर बाद ही वे दोनों शेख जो सुबह मुझे यहाँ छोड़ कर गए थे, एक बार फिर मेरे सामने काफी सख्त अंदाज में खड़े हुए थे। एक पल को मेरे दिल में यह ख्याल आया कहीं यही दोनों मेरे मालिक न हों, लेकिन मैंने यह सवाल करना अपनी तौहीन समझी थी। भला मालिक भी अपने नौकरों को लेने के लिए एयरपोर्ट आता है। यह ख्याल आते ही मैंने अपना सिर झटक दिया और उन दोनों के साथ चल पड़ी। मेरे दिल में कोई डर खौफ मौजूद नहीं था। मैं उस समय 2 पुरुषों के साथ थी जो मेरे लिए बिल्कुल गैर अजनबी थे। यह देश मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था। यहाँ के लोग मेरे लिए बिल्कुल अनजान थे। मैं किसी की ज़बान नहीं समझती थी। अगर मैं किसी मुसीबत में फंस जाती तो कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आता। लेकिन यह सब कुछ मैंने अपने लिए खुद चुना था। किसी ने भी मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी। लंबी दूरी के बाद हम लोग एक बहुत बड़े आलीशान होटल पहुंच गए थे।
वह होटल अपनी कीमत खुद बता रहा था। मेरा दिल पहली बार बेखुदी में धड़क रहा था। मैं समझ गई थी कि आज मेरी खैर नहीं है। जिस भी शेख को मुझे बेचा गया है वह तो आज मेरी जान लेकर ही दम लेगा। लेकिन मुझे यह सब कुछ सहना था क्योंकि यह मेरी जिंदगी का सवाल था। वो लोग 25वें मंजिल पर गए थे। मुझे ऊंचाई से हमेशा से ही डर लगता था। मैंने किसी भी खिड़की के करीब जाकर बाहर झांकने की कोशिश नहीं की थी। वे लोग मुझे एक रूम में ले आए थे। वे दोनों शेख मेरे पीछे पीछे थे। उनमें से एक शेख आगे बढ़ा और उसने इस फ्लैट का दरवाजा खोल दिया और मुझे अंदर ले गया। वह घर नहीं बल्कि एक पूरा फ्लैट था और वह फ्लैट 5 कमरों पर था। जिस अंदाज में इसे बनाया गया था मैं तो उसकी खूबसूरती देख दंग रह गई थी। मैंने आज से पहले इतनी खूबसूरत जगह जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। मैं अभी उसकी खूबसूरती में ही मस्त थी कि अचानक ही दूसरा शेख मेरा बाजू अपनी पकड़ में थाम चुका था। एक पल के लिए मेरा दिल डर गया। मैंने उसकी ओर सवालिया नजरों से देखा तो वह हंसते हुए कहने लगा, तुझे यहाँ पर नजारे कराने के लिए नहीं लाए हैं। चल अंदर, तेरी जिंदगी तेरा इंतजार कर रही है। बहुत शौक है ना नए नए मर्दों के साथ रंगरंगीलियां मनाने का, दूसरों के साथ अपनी इज्जत को बेआबरू करने का, कुछ पैसों के लालच में दुबई तक आ जाने का। आज हम तुझे बताएंगे कि असली मजा और असली गुनाह की दलदल क्या होती है। उसका अंदाज इतना जबरदस्त था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं डर के मारे उस इंसान की पकड़ से मुक्त होना चाहती थी, उससे दूर भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसने अचानक ही मुझे बोरी की तरह अपने कंधे पर डाल लिया और सामने वाले कमरे में ले गया। अंदर का दृश्य देख मेरी आत्मा तक कांप गई थी, क्योंकि वहाँ एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 5 मर्द मौजूद थे और ये 2 शेख मेरे ऊपर हावी थे। मैं समझ गई थी कि आज मेरी मौत पक्की है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये लोग मेरे साथ पाप नहीं बल्कि उनका प्लान तो बहुत बड़ा है। मैं अब तक यही समझती थी कि मुझे इन सब मर्दों को खुश करना होगा और मैंने दिल ही दिल में इस बात को स्वीकार कर लिया था कि जब मैं गुनाह को गले लगा ही चुकी हूँ तो इन सब के साथ करने में कैसा नुकसान। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये लोग तो कोई और ही योजना बनाकर बैठे हुए हैं। अचानक ही उन सब ने मुझे दबोच लिया। मैं हैरान रह गई थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे इंजेक्शन लगा दिया गया था और उसके बाद मुझे कोई होश नहीं था। लगभग 2 से 4 घंटे बाद जब मुझे होश आया तो मैंने अपने पेट में एक दर्द की लहर उठती हुई महसूस की। मैंने जैसे ही कपड़ा हटाकर देखा तो वहाँ पर टांके लगे हुए थे और मुझे स्पष्ट अपने पेट में कोई चीज महसूस हो रही थी। मेरा दम निकलने के दर पर आ गया था। एक शेख वहीं बैठा लगातार मुझे देख रहा था। मैंने उसकी ओर देखते हुए तड़प कर बोली, मेरे साथ यहाँ पर क्या हुआ है और मेरे पेट में ये अजीब क्या है? आपने मेरे साथ क्या किया है? मेरे सवाल पर अचानक ही 2 शेख अंदर कमरे में आए और हंसते हुए बोले, तुम जैसी मासूम लड़कियाँ हमारे जाल में ऐसे ही फंसती हैं। पैसों और नौकरियों का लालच देकर हम तुम लोगों के साथ यही करते हैं। जो लोग बिना योजना के यहाँ आते हैं उनकी जिंदगी ऐसी ही बर्बाद की जाती है और हमें ये सब करके कोई अफसोस नहीं होता। मैं अपने मुंह से कुछ शब्द निकालना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही वह आदमी और कहने लगा, तुम्हें आज ही हम दूसरे देशों में भेजेंगे। वहाँ पर तुम्हें हमारे इस माल की डिलीवरी करनी है। दरअसल इन लोगों ने मेरे पेट के अंदर कुछ खास सामान की थैली रखी थी जो मुझे दूसरे देशों में ले जाकर देने वाली थी। अगर कोई सीधा उनके इस सामान की डिलीवरी करने जाता तो उसे 10 साल की कड़ी सजा हो सकती थी, जो कानून बाहर के देशों में लागू होते हैं। उन्हें अगर कोई ये काम करने से मना करता तो उसकी मौत पक्की होती। इसीलिए ये लोग कोई छोटा काम नहीं करना चाहते थे। इन लोगों के सामने मैं बहुत चिल्लाई रोई, लेकिन इन लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे प्लेन में बिठाकर दूसरे देशों में भेज दिया। आधे रास्ते में ही मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद जब मुझे अस्पताल ले जाया गया और वहाँ पर जब मेरा इलाज हुआ तो इन लोगों को मेरे अंदर से वह थैली मिल गई थी और इन लोगों ने मुझे नाजायज माल सप्लाई करने के जुर्म में 10 साल की सजा सुनाई थी।
मैं बहुत रोई थी, चिल्लाई थी कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तो यहाँ दुबई नौकरी के लिए आई थी, लेकिन इन लोगों ने मेरी एक बात नहीं सुनी थी और मैं उन शेखों के बारे में भी नहीं जानती थी जो मुझे यहाँ लेकर आए थे। यह सब कुछ मेरी बहन का ही किया धरा था। आज मुझे जेल में 5 साल गुजर गए हैं और ये 5 साल जिस तकलीफ में मैंने झेले हैं उसके बारे में सिर्फ मैं ही जानती हूँ। आज मुझे अपने सभी किए हुए गुनाह याद आते हैं तो मेरी आत्मा तक कांप जाती है। जिस गुनाह की दलदल में मैं इस उद्देश्य से गई थी कि मैं दुबई आ जाऊंगी, वही गुनाह मुझे कहाँ ले आया था। और आज जब कुदरत का इंसाफ देखा तो मेरी आत्मा तक कांप गई थी। मैं इस जेल के अंदर रो रो कर भगवान से अपने गुनाहों की माफी मांगती थी और हमेशा उनसे वादा करती थी कि मैं अब मर जाऊंगी लेकिन यह गलत काम कभी नहीं करूंगी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।